हेलो दोस्तों, BMS नोट सिंप्लीफाइड में आप सभी का एक और बार स्वागत है। तो आज हम बात करेंगे शोधनादि गण संग्रह पार्ट 6 के बारे में। इसका रेफरेंस मैंने अष्टांग हृदय सूत्रस्थान अध्याय 15 से लिया है। आप चाहे तो चरक सूत्रस्थान का भी इस्तेमाल इसके लिए कर सकते हैं। तो दोस्तों, ये जो शोधनादि गण संग्रह पार्ट 6 है, ये शोधनादि द्रव्यों का आखिरी वीडियो है। तो इस वीडियो में भी हम देखेंगे शोधन यानी कि वमन, विरेचन आदि जो पंचकर्म है, इनके लिए उपयोगी जो औषध गण हैं वो कौन कौन से हैं और उनमें कौन कौन से द्रव्य आते हैं। तो इस वीडियो में ज़्यादा नहीं, बस 4 गणों का वर्णन है। बाकी गणों का वर्णन देखने के लिए आप मेरे दूसरे वीडियोस को देख सकते हैं, जिसका लिंक आपको यहाँ आई बटन में भी मिल जाएगा। और आप मेरे चैनल पे जाएंगे तो उन गणों के बारे में सारे वीडियोज़ आपको वहीं पर मिल जाएंगे। तो दोस्तों, आपको अगर ये ऑडियो फॉर्मेट पसंद आ रहा है तो प्लीज़ मेरे चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करना मत भूलिए। और अगर आप ऑडियो नहीं सुनना चाहते हैं तो प्लीज़ इस वीडियो के ऑडियो को म्यूट कर दीजिए, तो आप इन नोट्स को रिटर्न नोट्स की तरह भी यूज़ कर सकते हैं। और आप अगर हमारी वेबसाइट पे जाएं तो वहाँ पर ये सारे के सारे नोट्स आपको डाउनलोडेबल और प्रिंटेबल फॉर्मेट में भी मिल जाएंगे। तो चलिए देखते हैं आज शोधनादि गण संग्रह पार्ट 6 में क्या है। तो दोस्तों, इसके पहले के वीडियो में हमने अष्टांग हृदय सूत्रस्थान अध्याय 15 के हिसाब से जो रुद्रादि गण से लेकर अंबष्ठादि गण तक जो गण हैं उनके बारे में हमने देख लिया है। करीब 9 गण हैं ये। तो अब इस वीडियो में हम देखेंगे आखिरी के 4 गण जो बचे हुए हैं, वो है मुस्तादि गण, न्यग्रोधादि गण, एलादि गण और शामादि गण। और साथ ही साथ हम इसमें इन सभी द्रव्यों के ग्रहण के बारे में जो निर्देश दिए गए हैं, जो इंस्ट्रक्शंस दिए हैं वो, और जो प्रयोग विधियां हैं, इनको किस तरह से इस्तेमाल करना चाहिए, इसके बारे में भी हम इस वीडियो में देखेंगे। तो सबसे पहले देखते हैं मुस्तादि गण के बारे में। मुस्तादि गण में कुल मिलाकर 13 द्रव्य हैं, जिसमें सबसे प्रमुख द्रव्य है मुस्ता यानी कि नागरमोथा। उसके बाद आता है बालवच, चित्रक, हल्दी, दारू हल्दी, द्वितिकता यानी कि कुटकी या यवतिकता, भिलावा, पाठा, त्रिफला, विशाख्या यानी कि अतिविषा जिसे अतिस भी कहते हैं, कूट, इलायची और सफ़ेद वच। तो ये हैं मुस्तादि गण के 13 द्रव्य। इनको किस तरह से याद रख सकते हैं ये मैं आपको अगले पेज पर बताऊंगी कुछ निमोनिक्स की मदद से। तो इनके प्रमुख उपयोग देख लेते हैं पहले। मुस्तादि गण का प्रमुख उपयोग जो है वो है योनि रोग के नाश में, स्तन्य रोग के नाश में और मल का पाचन करने में। तो मुस्तादि गण योनि रोग नाशक है, स्तन्य रोग नाशक है और मल का पाचन करता है। ये हो गए इसके प्रमुख उपयोग। अब अगले पेज पर देखते हैं किस तरह निमोनिक्स की सहायता से आप इसे याद रख सकते हैं। तो देखिए, मुस्तादि गण के ये 13 द्रव्य आप किस तरह से याद रख सकते हैं। लेफ्ट साइड में आप देख रहे होंगे एक लिस्ट बनी हुई है जिसमें कि मैंने इन द्रव्यों को कुछ ग्रुप्स के हिसाब से रखा हुआ है। तो सबसे प्रमुख द्रव्य जो है वो है मुस्ता यानी कि नागरमोथा। तो ये चीज़ आपको हमेशा याद रखनी है कि गण का जो नाम होता है, जिस द्रव्य से होता है वही उसका प्रमुख द्रव्य होता है, और इसीलिए उस द्रव्य को आपको ये लिस्ट लिखते समय सबसे पहले लिखना है। बाकी द्रव्यों का क्रम आप बदल भी देंगे तो कोई फ़र्क नहीं पड़ता उससे, पर प्रमुख द्रव्य हमेशा पहले होना चाहिए। तो मुस्ता यानी कि नागरमोथा है सबसे प्रमुख द्रव्य। उसके बाद है बालवच और सफ़ेद वच, इनको आप एक साथ याद रख सकते हैं। फिर हल्दी और दारू हल्दी, ये भी एक जैसे हैं। फिर चित्रक और त्रिफला, ये भी सुनने में एक जैसे लगते हैं। द्वितिकता और विशाख्या दोनों आकारांत शब्द हैं तो ये भी एक जैसे लगते हैं। उसके बाद है कूट और पाठा, ये भी एक ही जैसे हैं। और फिर भिलावा और इलायची, तो ये भी सुनने में एक जैसे ही लगते हैं। अब आप देख सकते हैं राइट हैंड साइड में मैंने एक सेंटेंस बनाया हुआ है नेमोनिक्स इसका। तो नेमोनिक्स होता है कि जिससे हम कोई भी डिफ़िकल्ट चीज़ जिससे कि हमें मदद हो जाती है याद रखने के लिए, तो किसी भी फॉर्म में हो सकता है। तो यहाँ पे कुछ एक सेंटेंसेस मैंने बनाए हुए हैं, कुछ हमने हमारे कॉलेज के दिनों में पढ़े हुए हैं। तो यहाँ पर देखिए क्या लिखा है। विशाख्या और ईला ने चित्रा के सफ़ेद बालों में हल्दी और दारू हल्दी लगाई। द्वितिकता और त्रिफला ने कूट को भिलावा का पाठ पढ़ाया। तो अब यूँ तो इस सेंटेंस का कोई मतलब है नहीं, पर इसकी वजह से ये सारे द्रव्य जो है वो याद हो जाएंगे आपको। तो विशाख्या है, और फिर ईला है इलायची, फिर चित्रा है चित्रक, सफ़ेद है सफ़ेद वच के लिए, बालों में हल्दी, बालों है बालवच, हल्दी और दारू हल्दी हो गया। और फिर द्वितिकता और त्रिफला ऐसे ही आ गए, कूट आ गया,
बिलावा आ गया और पाठ है पाठा। तो इस तरह से आप इन्हें याद रख सकते हैं। तो ये सारे 13 द्रव्य मुस्तादिगण के जो है वो इस सेंटेंस में आ गए हैं। तो आप या तो ग्रुपिंग करके या फिर इस निमोनिक्स की वजह से इस ग्रुप को आप याद कर सकते हैं। आप इसके बाद देखते हैं न्यग्रोधादिगण के बारे में। तो न्यग्रोधादिगण में कुल मिलाकर 20 द्रव्य हैं। तो ये कौन कौन से हैं पहले देख लेते हैं, फिर अगले पेज पर देखेंगे इनको किस तरह आप याद कर सकते हैं। तो न्यग्रोधादिगण में सबसे पहले आता है न्यग्रोध, जो कि प्रमुख द्रव्य है, जिसे हम बरगद भी कहते हैं। तो बरगद, पीपल, गुलर, लोध, पठानी लोध, जम्बूद्वय यानी कि जामुन और कट जामुन, अर्जुन, आमड़ा, कायफल, पाकर या जिसे पिलखन भी कहते हैं, आम, बेट, चिरौंजी, पलाश, पारस पीपल, पेड़, कदम्ब, तेंदू, मुलेठी और महुआ। तो ये 20 द्रव्य हो गए। तो न्यग्रोधादिगण के प्रमुख उपयोग सबसे पहले देख लेते हैं। तो इसके प्रमुख उपयोग में आता है व्रण शोधन, व्रण रोपण, ग्राही, अस्थि संधान कारक, मेदो रोग नाशक, पित्तज रोग नाशक, रक्त विकार नाशक, तृषा नाशक, दाह नाशक और योनि रोग नाशक। तो व्रण का शोधन और रोपण करने में यह गण काफी इस्तेमाल किया जाता है। इस गण के द्रव्य जो है वो ग्राही है, अस्थि संधान कारक है यानी टूटी हड्डियों को जोड़ने वाले हैं, मेद रोग और पित्तज रोग के नाशक हैं, रक्त विकार के नाशक हैं, तृष्णा और दाह शामक हैं और योनि रोग का भी नाश करते हैं। तो ये हो गए इसके प्रमुख उपयोग। अब अगले पेज में देखेंगे कि किस तरह आप इस गण के द्रव्यों को आप याद कर पाएंगे। तो देखिए न्यग्रोधादिगण के 20 द्रव्य यहाँ लिखे हुए हैं। तो लेफ्ट हैंड साइड में आप देखिए कि किस तरह से ग्रुपिंग किया है मैंने। तो बरगद और बेर दोनों ब से शुरू होने वाले हैं। बरगद तो इसका प्रमुख द्रव्य है, तो ये सबसे पहले ही आएगा। इसके बाद है बेर, फिर है पीपल और पारस पीपल, ये एक जैसे ही हैं। फिर पलाश, पाकर और पठानी लोध, ये तीनों ही प से शुरू होते हैं। पठानी लोध के साथ लोध भी आ जाएगा। तो ये 5 द्रव्य हैं जो प से शुरू होने वाले हैं, पीपल, पारस पीपल, पलाश, पाकर और पठानी लोध। फिर उसी के साथ लोध आ जाता है। फिर अ से शुरू होने वाले 3 द्रव्य है अर्जुन, आम और आमड़ा। फिर है कायफल और कदम्ब, क वाले शब्द हैं। मुलेठी और महुआ, म वाले शब्द हैं। और फिर जम्बूद्वय, चिरौंजी, वेट, गुलर और तेंदू, ये आपको ऐसे ही याद करने पड़ेंगे। अब राइट हैंड साइड में आप देखिए इसका एक निमोनिक्स जो लिखा हुआ है। बरगद और बेर आप सबसे पहले याद कर लीजिए। उसके बाद जो सेंटेंस है, अर्जुन के पापा ने पठान के लोहे के 2 आम एक पल में महुआ को पिलाए। जम्बू द्वीप में एक मूक तेंदुए ने वेट और कद में बड़े गुलर को चीर कर पकाया। तो आप देख सकते हैं सारे द्रव्य आ गए हैं इसमें। अर्जुन है, पापा जो है वो है पारस पीपल और पाकर, फिर पठान है पठानी लोध, लोहे के जो है वो है 2 आम एक पल में, तो 2 आम जो है वो है आम और आमड़ा। एक पल में, तो पल है जो पलाश, महुआ को पिलाए और महुआ हो गया। फिर जम्बू द्वीप है जम्बूद्वय, मूक है मुलेठी और कदम, तेंदुए हैं तेंदू, वेट, फिर कद है कदम, गुलर हो गया। फिर चीर है चिरौंजी और पकाया, जो लिया है वो है कायफल के लिए काया। तो इस तरह से इन द्रव्यों को आप याद कर सकते हैं। हाँ, लोहे के बारे में मैं बोलना भूल गई थी। तो लोहा जो है वो हमने लोध के लिए लिया है, पठान जो है वो पठानी लोध के लिए हो गया और लोहे जो है वो लोध के लिए हो गया। तो इस तरह से ये 20 द्रव्य आप न्यग्रोधादिगण के ग्रुपिंग या फिर निमोनिक्स की सहायता से याद कर सकते हैं। अब इसके बाद देखते हैं एलादिगण के बारे में। एलादिगण में कई सारे द्रव्य हैं, करीब 27 द्रव्य हैं। तो देखते हैं कौन से हैं। सबसे पहले तो आ जाएगा एला युग्म, यानी कि बड़ी इलायची और छोटी इलायची। इसके साथ है लोहवान, यानी कि जिसे रूमी मस्तगी भी कहते हैं। फिर है कूट, गंध प्रियंगु, जटामासी, नेत्रबाला, सुगंधी तृण, स्पृक्का, ग्रंथिपर्ण, दालचीनी, तेजपत्ता, तगर, थुनेर, पोल, सिप, नाखुना, देवदारू, अगुरु, श्रीवासक या फिर गंध विरोजा, केशर, चंडा, गुग्गुलू, राल, कुंदरू, गोंद, लाल नाग केसर और नाग केसर।
तो ये हो गए 27 द्रव्य। अब सबसे पहले इनके प्रमुख उपयोग देख लेते हैं। तो एलादी गण के प्रमुख उपयोग में सबसे पहले आता है वातज विकार, फिर है कफज विकार। तो ये गण वातज और कफज विकारों का नाशक है। ये विषज विकार नाशक भी है। ये वर्ण को उज्जवल करने वाला गण है। खुजली, पीड़का और कोट जैसे स्किन डिजीजेस के लिए भी ये काफ़ी उपयोगी है। तो इसके प्रमुख उपयोगों में है वातज विकार नाशक, कफज विकार नाशक, विषज विकार नाशक, वर्ण उज्जवल करने वाला, खुजली नाशक, पीड़का नाशक और कोट नाशक। तो ये हो गए एलादी गण के 27 द्रव्य और उसके प्रमुख उपयोग। अब अगले पेज पे देखेंगे कि इन 27 द्रव्यों को आप किस तरह से याद करने की कोशिश कर सकते हैं। तो देखिए एलादी गण के जो 27 द्रव्य हैं वो लेफ्ट साइड में आप देख सकते हैं, मैंने इनको ग्रुपिंग करके लिखा हुआ है। तो एला युग्म सबसे पहले प्रथम प्रमुख द्रव्य हो जाएगा। उसके बाद है लोहवान, फिर है गंध प्रियंगु, गंध विरोजा, ग्रंथिपर्ण और गोंद। ये सब ग से शुरू होने वाले द्रव्य हैं। फिर है नेत्रबाला और नाखुना, न शब्द हैं। उसके बाद है सुगंधित तृण, स्पृक्का और सीप, ये स से शुरू होने वाले शब्द हैं। फिर है दालचीनी और तेजपत्ता, इनको आप साथ में याद रख लीजिए। फिर है कुंदरू, केशर और कूट को वाले शब्द हैं। फिर अगरू, देवदारू और गुगुलू एक साथ सुनने में एक जैसे लगते हैं। फिर है तगर, थुनेर, ये एक जैसे लगते हैं। राल और चंडा को आप एक साथ मिला लीजिए। नाग केसर और लाल नाग केसर एक साथ हो गया। और जटामासी और बोल ये बच जाते हैं। तो फिर ये ग्रुपिंग की तरह से आप याद कर लें इनको, या फिर राइट साइड में देखिए जो नेमोनिक्स एक दिया हुआ है। तो एला युग्म तो सबसे प्रमुख द्रव्य हो गया। उसके बाद जो सेंटेंस लिखा है, चंदा ने राल और तगर की सुगंध, केशर की गंध और तेजपत्ता की गंध गेंद के साथ सीप में डाली। स्पृक्का ने लाल नेत्र और लोहे के नाखून से थुनेर की बालों की जटा में नाग को बांधा। अगुरु ने देव की ग्रंथि पर गुगुलू कूटकर कुंदरू खाया। तो मतलब तो कुछ है नहीं सेंटेंस का, पर अंडरलाइन किए हुए वर्ड्स आप देख सकते हैं। सारे के सारे 27 द्रव्य इसमें आ गए हैं। तो चंदा है चंडा के लिए, राल और तगर ऐसे ही आ गया। सुगंध है सुगंधित तृण, केशर है केशर, गंध एक आ गया है गंध प्रियंगु के लिए, दूसरा गंध जो है वो गंध विरोजा के लिए। तेजपत्ता है, गेंद है गोंद के लिए, सीप है, स्पृक्का है, लाल है लाल नाग केसर, नेत्र है नेत्रबाला, लोहे है लोहवान के लिए, नाखून है नाखुना, फिर है थुनेर, बालों है बोल के लिए, जटा है जटामासी के लिए, नाग है नाग केसर के लिए, अगुरु हो गया, देव है देवदारू, फिर ग्रंथि है ग्रंथिपर्ण, गुगुलू है, कूट है और कुंदरू है। तो इस तरह से ये 27 द्रव्य इसमें आ जाएंगे। अब या तो आप ग्रुपिंग करके या फिर इस नेमोनिक्स की सहायता से इस गण को आप याद कर लें। अब यहाँ पर आता है शामादि गण। शामादि गण में भी 18 द्रव्य हैं। तो इसमें सबसे प्रमुख द्रव्य जो है वो है श्यामा यानी कि काली निशोध। इसके बाद जो आता है वो है दंती, फिर है द्रवंती, सुपारी, सफ़ेद निशोध, यवतिकता, सातला, सत्यानाशी, इंद्रायण, अपामार्ग, कबीला, गुरुच, करंज, वृषगंधा, अमलतास, बहल, बहुरस यानी कि ईख और पीलू। तो ये हो गया 18 द्रव्य शामादि गण के। अब इस गण का प्रमुख उपयोग क्या है वो देखते हैं। इसे याद कैसे करेंगे हम अगले पेज पर देखेंगे। तो उपयोग में सबसे प्रमुख उपयोग है गुल्म रोग नाशक है। फिर ये विषज विकार में अत्यंत उपयोगी है। भोजन में अरुचि को नष्ट करता है। कफज विकार नाशक है, हृदरोग नाशक है और मृत्रकृच्छ्र नाशक है। तो गुल्म रोग नाशक, विषज विकार नाशक, भोजन में अरुचि नाशक, कफज विकार नाशक, हृदरोग नाशक और मृत्रकृच्छ्र नाशक है शामादि गण। अब अगले पेज पर देखते हैं कि किस तरह से इन द्रव्यों को आप याद कर सकते हैं। तो देखिए शामादि गण के सारे 18 द्रव्यों को यहाँ पर ग्रुपिंग करके मैंने लेफ्ट साइड में लिखा हुआ है। तो सबसे प्रमुख द्रव्य श्यामा है, वो सबसे ऊपर लिखा जाएगा। इसके बाद है सफ़ेद निशोध। तो श्यामा है काली निशोध, फिर आएगा सफ़ेद निशोध। उसके बाद दंती द्रवंती को एक साथ याद कर सकते हैं। सुपारी और सातला सत्यानाशी को एक साथ याद कर सकते हैं। अपामार्ग अमलता से एक साथ हो जाएगा। कबीला और करंज एक साथ हो जाएगा। बहल और बहुरस एक साथ हो जाएगा।
वृषगंधा और यवतिकता दोनों आकारांत शब्द हैं, ये एक साथ हो जाएंगे। और फिर पीलू, गुरुच और इंद्रायण बचता है, तो ये आप याद कर लें। या तो फिर आप राइट हैंड साइड में देख सकते हैं निमोनिक्स लिखा हुआ है, इसकी सहायता से भी आप याद कर सकते हैं। तो श्यामा और सफ़ेद निशोद आप सबसे ऊपर लिख लीजिए, काली निशोद और सफ़ेद निशोद। उसके बाद देखिए क्या सेंटेंस है, वृषगंधा और यवतिकता ने इंद्रगुरु के पीलू की सुपारी कबीले के बहल को दी। दंती द्रवंती ने बहुरस करंज और अमलतास के मार्ग का 7 बार सत्यानाश किया। तो श्यामा और सफ़ेद निशोद हो गया, वृषगंधा हो गया, यवतिकता हो गया, इंद्र है इंद्रायण के लिए, गुरु है गुरुच के लिए, पीलू हो गया, सुपारी हो गया, कबीले हो गया कबीला, बहल हो गया, दंती द्रवंती आ गए, बहुरस आ गया, करंज आ गया, अमलतास आ गया, मार्ग है अपामार्ग के लिए, सात है सातला के लिए और सत्यानाश है सत्यानाशी के लिए। तो इस तरह से आप इन 18 द्रव्यों को ग्रुपिंग से या फिर इन निमोनिक्स की सहायता से आप याद कर सकते हैं। तो अब देखते हैं कि इन द्रव्यों के ग्रहण के लिए क्या निर्देश हैं, क्या इंस्ट्रक्शंस दिए गए हैं ग्रंथों में। तो सबसे प्रमुख तो इसमें यह है कि इन गणों में से किसी में भी गण में किसी भी द्रव्य की अगर उपलब्धि ना हो, अगर आपके पास अवेलेबल ना हो, तो आप उसी के समान गुणधर्म वाले दूसरे द्रव्य को इस गण में मिला सकते हैं। जैसे कि किसी एक गण का अगर कोई एक द्रव्य आपके पास नहीं है या मिल नहीं रहा है, तो उसी के समान गुणधर्म वाले दूसरे द्रव्य को उस गण में मिलाया जा सकता है। फिर दूसरा ये कहा गया है कि अगर किसी गण में रोग की दृष्टि से अयोग्य द्रव्य हो तो उसे हटा देना चाहिए। अब चिकित्सा का ये सब मूलभूत सिद्धांत इसमें दिए हुए हैं, लेकिन रोगी के हिसाब से इसमें थोड़ा बहुत फ़र्क करना पड़ सकता है हमको। तो अगर ऐसा करना पड़े और उस गण में आपको अगर कोई ऐसा अयोग्य द्रव्य दिखता है जिससे कि उस पर्टिकुलर रोगी को उससे हानि हो सकती है, तो उसको उस द्रव्य को आप हटा दीजिए और उसकी जगह कोई दूसरा द्रव्य अगर आपको दिखता है, जैसे नीचे लिखा हुआ है, यदि गण से बाहर का कोई भिन्न द्रव्य उपयोगी दिख रहा हो तो उसे मिला लीजिए। तो अगर कोई द्रव्य अयोग्य लगता है तो आप उसे हटा सकते हैं, और कोई द्रव्य अगर आपको किसी दूसरे गण का है लेकिन वो आपको यहाँ उपयोगी लगता है तो आप उसे मिला भी सकते हैं। तो इसके लिए उन्होंने वृद्ध वैद्योपदेशत, वृद्ध मतलब कि आयु में वृद्ध नहीं, अनुभव में वृद्ध मतलब जिसने काफ़ी अनुभव ले पा लिया है, ऐसे वैद्य के परामर्श के हिसाब से इस तरह इन द्रव्यों का प्रयोग करना चाहिए। तो ये हो गए द्रव्य ग्रहण के लिए प्रमुख निर्देश, यानी कि इंस्ट्रक्शंस, किस तरह से आप इन द्रव्यों को आपको यूज़ करना चाहिए और रोगी को देना चाहिए। तो अब ये जो औषध गण हैं, इनकी प्रयोग विधियां क्या है, इनको किस तरह से इस्तेमाल किया जा सकता है। तो देखिए सबसे प्रमुख लिखा है, इन वर्गों को यानी कि गणों को उपयोग करने के समय आप वात आदि दोष के लिए, रसरक्त आदि दूष्य और मलमूत्र आदि मलों के लिए उनके हिसाब से आपको इनको प्रयोग करना है। तो वात आदि दोष, रसरक्त आदि दूष्य जो है, जो धातु है वो, और मलमूत्र आदि जो मल हैं उनके हिसाब से इनका प्रयोग होना चाहिए, और यथोचित रूप में इसका प्रयोग आपको करना है, कल्क बना के, क्वात बना के, स्नेह पाक बना के या लेह बना के। तो इसमें भी रोगी के बलाबल को देखकर, उसकी द्रव्य पचाने की शक्ति को देखकर, उसकी चबाने की शक्ति को देखकर, वो किस तरह खा सकता है, किस तरह उसकी शरीर को साथ में हो सकता है, इन सब के बारे में सोचकर आपको इन द्रव्यों को प्रयोग में लाना है। अगर आप देखिए, अगर किसी को अगर निगलने में तकलीफ हो रही है, उसे अगर हम चूर्ण दे दे तो वो नहीं चबा पाएगा, नहीं निगल पाएगा उसको, तो उसको आपको या तो कल्क बना के देना पड़ेगा या क्वाथ बना के देना पड़ेगा। तो इस तरह से आपको रोगी के उस पर्टिकुलर रोगी के हिसाब से चिकित्सा विधि में और इनकी प्रयोग विधियों में आपको बदल करना पड़ता है। अब ऐसे ही इन द्रव्यों का भीतरी प्रयोग अलग होता है और बाहरी प्रयोग अलग अलग होता है। तो भीतरी प्रयोग करने के वक्त इन द्रव्यों को आप पीने के लिए, सूंघने के लिए, अनुवासन के लिए, निर्वहन बस्ती के लिए, इन सब कर्मों के लिए आप इनका भीतरी प्रयोग कर सकते हैं। बाहरी प्रयोग करने के लिए आपको लेप, अभ्यंग इत्यादि के लिए आपको इनको यूज करना पड़ेगा। तो जैसे हम जानते हैं कि पीने के लिए, सूंघने के लिए, अनुवासन, निर्वहन, ये सब अभ्यंतर प्रयोग हो गए जो कि अंदर दिए जा सकते हैं रोगी को। और अगर स्किन की कोई कंडीशन है जिसमें आपको बाहर से लगाना है, तो लेप और अभ्यंग ये सब करके बाहरी प्रयोग या बाह्यंतर प्रयोग इनका किया जा सकता है। तो ये हो गए इनकी प्रयोग विधियां या इस्तेमाल के निर्देश के बारे में। तो दोस्तों,
मैं जानती हूँ कि ये गण बहुत सारे हैं और इनके अंदर जो द्रव्य हैं वो भी बहुत हैं और याद रखने के लिए बहुत ही डिफ़िकल्ट हैं। पर इसलिए मैंने यहाँ पर कई सारे टिप्स और ट्रिक्स और निमोनिक्स और ग्रुपिंग ये सब दिखाए हैं, जिसकी वजह से मुझे लगता है कि आप शायद इनको याद कर पाएंगे। तो आप देखिए कि जो भी गण हैं उनके जो सेंटेंसेस निमोनिक्स बनाए हुए हैं उनका स्टार्टिंग आप किसी तरह याद कर लीजिए और फुल सेंटेंस आपको याद हो जाएगा। तो जब स्टार्टिंग याद आ जाएगी तो आगे का सेंटेंस भी आपको याद आ ही जाएगा। तो इस तरह से द्रव्य ये याद करने के लिए थोड़ी आसानी आपको हो सकती है। तो फिर ये हो गया आज शोधनादिगण संग्रह पार्ट 6 यानी कि सीरीज़ का आखिरी वीडियो। अब अगले वीडियो में मैं आपसे मिलूँगी स्नेह विधि अध्याय के साथ। तो जो स्नेह अध्याय है चरक सूत्र स्थान का अध्याय 13 है। काफ़ी इंपॉर्टेंट अध्याय है स्नेह विधि और स्वेद विधि दोनों ही अध्याय, क्योंकि पंचकर्म की शुरुआत ही यहीं से होती है। तो कई तरह के इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस इस पर पूछे जाते हैं। तो आप मेरे अगले वीडियो के लिए ज़रूर वेट कीजिए और मैं उम्मीद करती हूँ कि आपको ये नोट्स पसंद आ रहे होंगे। अगर आपको पसंद आते हैं तो प्लीज़ मेरे चैनल को लाइक शेयर और सब्सक्राइब करना मत भूलिए। और अगर आपको ये ऑडियो फॉर्मेट पसंद नहीं आता है तो प्लीज़ इस वीडियो को आप म्यूट कर दीजिए, जिससे कि आप इन नोट्स को रिटन फॉर्मेट की तरह भी यूज़ कर सकते हैं और एग्ज़ाम के पहले पढ़कर जा सकते हैं। साथ में आप अगर हमारी वेबसाइट पर विज़िट करें तो ये सारे नोट्स आपको वहाँ पर डाउनलोडेबल और प्रिंटेबल फॉर्मेट में मिल जाएंगे। तो मैं जल्दी ही मिलती हूँ आपसे अगले वीडियो में स्नेह विधि अध्याय के साथ। तब तक के लिए बाय बाय एंड टेक केयर।